मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है उत्कर्ष भजन गोविंद साहब। सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों को। हो चुकी है सुबह, और जब सुबह होती है तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, वो है वीडियो बनाना। और जब बात वीडियो की आती है तो सीधे तौर पे आपके जीएस को आसान बनाने की दिशा में मैं कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरा मन है मैं क्यों ना आपसे एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे छोटी सी चर्चा कर लेता हूँ। दोस्तों आपको पता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 की अगर हम बात करें तो उसमें डीपीएसपी का वर्णन है, माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, माने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो आज कुछ जानकारी देने का मेरा मन है, क्योंकि कल जब कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया था वीडियो वगैरह में, व्हाट्सएप पे भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो सोचा कि चलो क्यों ना आपको वीडियो बना के आपको इन प्रश्नों के उत्तर दे दूं। बच्चों सबसे पहली बात तो जब भाग 4 की करते हैं ना, तो उसमें डीपीएसपी का वर्णन है, माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की हम बात कर रहे हैं, माने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में हम इसे जानते हैं। ये बच्चों ध्यान रखने वाली बात यह है, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात करते हैं संविधान में कहाँ, माने अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के मध्य में ये इसका वर्णन किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ डीपीएसपी की। यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। ये बात किसने कही है बच्चों, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये वाली बात कही थी कि जो है भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। यहाँ दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक ऐसा चेक है, ध्यान से सुनना, ये बात किसने कही कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे राज्य अपनी सुविधा के अनुसार प्रदान। केटी शाह ने अपनी सुविधा अनुसार केटी शाह ने अपनी ये बात जो है कही थी। ये ध्यान रखेंगे, पीसीएस में कई बार इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों अगली बात अगर मैं करूं, बात जब डीपीएसपी की करते हैं तो ध्यान रखेंगे इसी में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है, वो है कि मूलाधिकार और डीपीएसपी में अंतर क्या है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, मूलाधिकार जो है वो न्यायालय में वाद योग्य है, अर्थात अगर कोई आपको आपके मूलाधिकार नहीं देता है तो बच्चों ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोर्ट के द्वारा, माने आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के द्वारा दोस्तों आपको क्या हाई कोर्ट में आप अपील दायर कर सकते हैं कि अगर मूलाधिकार के हनन का मामला बनता है। परंतु ध्यान रखने वाली बात दोस्तों यह है कि अगर हम बात डीपीएसपी की करें तो डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे, माने राज्य चाहे, समझ रहे ना, माने राज्य यदि चाहे तो वह आपको जो है डीपीएसपी के प्रावधान लागू कर सकता है, और नहीं चाहता तो नहीं कर सकता है। इसलिए सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मूलाधिकार और डीपीएसपी में अंतर यही है कि मूलाधिकार वाद योग्य है और डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, समझ पा रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों यह है कि अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन की बात बच्चों करी गई है। अनुच्छेद 40 में क्या किया गया है, पंचायत के गठन की बात करी गई है। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जब अनुच्छेद 40 पंचायत के गठन से संबंधित है तो फिर क्या जरूरत पड़ गई 73वां संविधान संशोधन जो था, जो 1992 में लाया गया था और 93 में लागू हुआ, आखिर उसकी जरूरत क्या पड़ गई। तो सबसे बड़ी बात बच्चों यह है कि उसकी जरूरत ये पड़ गई कि डीपीएसपी में दिए गए प्रावधान, मैंने अभी आपको बताया, बाध्यकारी नहीं होते हैं, इसलिए अलग से प्रावधान करके भाग 9 जोड़ा गया, जिससे कि वो बाध्यकारी बने, माने राज्य जो हैं वो पंचायतों को गठित करें, गठन करें, और इस वजह से ये बात बनाई गई है। बच्चों इस बात को ध्यान में रखेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में 24 अप्रैल को ये विशेष दिवस मनाया गया है, और 24 अप्रैल में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया, तो मैंने एक विशेष प्रकार का वीडियो बना के आपको दिया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, समझ पा रहे हैं। रेलगाड़ी आ चुकी है, थोड़ा वेट करिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बच्चों बात अगर हम डीपीएसपी की आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डीपीएसपी के अनुच्छेद 44 में लिखा गया है एक समान सिविल संहिता, माने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है। तो ये ध्यान रखना, कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है भारत के किस राज्य में लागू है, तो वह कोई और राज्य नहीं प्यारे दोस्तों, गोवा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात अब आगे करते हैं। तो वैसे तो 36 से लेके 51 तक कई सारे प्रावधान है, मैं कुछ खास प्रावधान आपको शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में एक सवाल जो आ जाए वो हिट हो जाए। बच्चों यहाँ पता है सबसे बड़ी बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है प्यारे से भैया, कि सोचने वाली बात है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति, माने हमारे भारतीय संविधान में अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। सोचने वाली बात है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वह शांति को जो है क्या करता है, समर्थन देता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति की। यही वो कारण है कि भारत पूरे विश्व में शांति स्थापित करने की दिशा में, अलग अलग दिशा में अच्छे काम करता है। ये भी हमारे एक DPSP की सबसे बड़ी विशेषता है। दोस्तों बात करते हैं 50 के नीचे आ जाएंगे, 51 के नीचे 50 में, तो अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण की बात बच्चों करते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कार्यपालिका है ना, वो न्यायपालिका से अलग, माने जो न्यायपालिका है वो क्या ज्यूडिशरी है, और न्यायपालिका पे किसी का हस्तक्षेप ना हो, माने स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा भारतीय संविधान में जो प्रभावी है उसका हनन ना हो, वो प्रभावी रहे। ये भी हमारे DPSP की बहुत बड़ी विशेषता है। समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों इस प्रकार से छोटा सा प्रयास था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मैंने आप तक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात पहुंचाई है। मेरा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है प्यारे दोस्तों, इस बात को रखना है ध्यान। और अभी तक आपने हमारे उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उत्कर्ष विजन फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम बड़ी आसानी से उपलब्ध है। आप इसको क्या कर लेंगे, फॉलो। विश्वास माने आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप होके ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।